के साथ। नमस्कार, एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं नया सवेरा के इस विशेष अंक को लेकर। मैं हूं शहला निगार। दिल्ली में आज से 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को अब ईंधन नहीं मिलेगा। एआई कैमरों से पहचान की जाएगी। इस खबर पर रहेगी विस्तार से हमारी नजर। साथ साथ जिस प्रकार उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बारिश आफत बनकर बरस रही है, उस पर भी विस्तार से करेंगे बात। ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे संवाददाता भी। अगले 1 घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें। साथ साथ बात होगी फिल्म, साहित्य, संगीत और जीवन के संघर्षों से जुड़ी कहानियों की भी। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गोरखपुर में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का करेंगी उद्घाटन। ऑडिटोरियम, एकेडमिक ब्लॉक और पंचकर्म केंद्र भी होंगे शुरू। बालिका छात्रावास की भी रखेंगी आधारशिला। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आतंकवाद से जुड़ी एक प्रदर्शनी का किया शुभारंभ। आतंकवाद के सभी रूपों से लड़ने की जताई प्रतिबद्धता। आज क्वाड बैठक में होंगे शामिल। भारत का अंतिम आयातित युद्धपोत आईएनएस तमाल आज भारतीय नौसेना में होगा शामिल। रूस के कलिनिनग्राद में होगा समारोह। दिल्ली में आज से 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को नहीं मिलेगा ईंधन। एआई कैमरों से होगी पहचान। और उत्तराखंड में लगातार बारिश से जनजीवन बुरी तरह से हुआ प्रभावित। आज भी कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट, तो वहीं हिमाचल के मंडी में कई जगह बादल फटे। 6 जुलाई तक राज्य में बाढ़ और भूस्खलन की आशंका। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस वक्त उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति आज गोरखपुर स्थित महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगी, जहां पर वो इसके ऑडिटोरियम, एकेडमिक ब्लॉक और पंचकर्म केंद्र का उद्घाटन करेंगे और साथ साथ बालिका छात्रावास की आधारशिला भी रखेंगी। इससे पहले कल राष्ट्रपति ने गोरखपुर में एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में भाग लिया और कहा कि एम्स गोरखपुर और देश के अन्य एम्स की स्थापना का उद्देश्य बेहतरीन चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को देश के हर कोने तक पहुंचाना है। उन्होंने युवा डॉक्टरों से समाज के उन वर्गों के लिए काम करने का आग्रह किया जिन्हें चिकित्सा सेवाओं की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कई ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में अब भी वंचित समुदायों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है। और आपको बता दें कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। बैठक में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के विदेश मंत्री शामिल होंगे। बैठक में मंत्री हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र की स्थिति, वैश्विक और क्षेत्रीय घटनाक्रमों और आगामी क्वाड लीडर्स समिट के एजेंडे पर चर्चा करेंगे। बैठक में स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र से संबंधित मुद्दों की साझा सोच को आगे बढ़ाने के लिए नई रणनीतियों और प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा। इससे पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस प्रदर्शनी का विषय था आतंकवाद की मानवीय कीमत। इसके माध्यम से संदेश दिया गया कि आतंकवादियों को कोई छूट नहीं दी जाएगी, साथ साथ इसे किसी भी छद्म रूप में भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस दौरान विदेश मंत्री ने आतंकवाद के सभी रूपों से लड़ने की भारत की प्रतिबद्धता को एक बार फिर से दोहराया। इसके साथ ही उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ओर से पहलगाम हमले की निंदा किए जाने की भी सराहना की।
Terrorism is one of the gravest threats to humanity. 5 weeks ago, the United Nations Security Council issued a strong condemnation of a particularly horrific act of terrorism in Pahalgam. It demanded that its perpetrators be held accountable and brought to justice. We have since seen that happen. The message of zero tolerance for terrorism. The world must come together on some basic concepts. No impunity to terrorists, no treating them as proxies, and no yielding to nuclear blackmail. Any state sponsorship must be exposed and must be countered. तो इंडो पैसिफिक में समुद्री सहयोग को गहरा करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए क्वाड देशों भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के तटरक्षकों ने क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन नामक एक बहुपक्षीय पहल की शुरुआत की है। और इस रणनीतिक क्रॉस एम्बार्केशन पहल में यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड कटर स्ट्रैटन प्रत्येक भाग लेने वाले हर देश से 2 अधिकारियों को लेकर अमेरिका के गुआम के लिए रवाना हुआ है। सितंबर 2024 में क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन में क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन की घोषणा की गई थी। ये मिशन एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी और नियम आधारित इंडो पैसिफिक को और ज्यादा मजबूत करने के लिए क्वाड के जो सामूहिक संकल्प है उसको दर्शाता है। चलिए अब खबर दिल्ली की। जी हां, दिल्ली में आज से 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को अब ईंधन नहीं मिलेगा। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने निर्देश जारी किया है कि ANPR कैमरों या फिर फिलिंग स्टेशनों पर लगाए गए ऐसे अन्य उपकरणों के माध्यम से पहचाने जाने वाले सभी EOL वाहनों को आज से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में ईंधन नहीं दिया जाएगा। EOL वाहनों को ईंधन की बिक्री पर प्रतिबंध को लागू करने के लिए ईंधन स्टेशनों पर परिवहन विभाग के डेटाबेस से जुड़े AI कैमरे लगाए गए हैं। ये कैमरे नंबर प्लेट पढ़ेंगे, ओवरेज वाहनों की पहचान करेंगे और पेट्रोल पंप कर्मचारियों को सतर्क करेंगे। सार्वजनिक स्थानों पर पाए जाने पर ऐसे वाहनों को जब्त करके सीधे स्क्रैप यार्ड भेज दिया जाएगा और 4 पहिया वाहनों पर 10,000 रुपए और 2 पहिया वाहनों पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। परिवहन विभाग ने चेतावनी भी दी है कि EOL वाहनों को ईंधन की आपूर्ति करते पाए जाने वाले पेट्रोल पंप पर भी कार्रवाई की जा सकती है। तो चलिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये नियम क्या हैं और किस प्रकार से ये जो नियम है वो काम करते हुए नजर आएंगे, किन वाहनों पर ये नियम लागू होगा। तो आपको बता दें कि 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहन उन पर ये नियम लागू होगा। वहीं 15 साल से अधिक पुराने जो पेट्रोल वाहन होंगे उन पर भी ये नियम लागू होगा और अगर वो पेट्रोल भरवाते हुए पकड़े जाएंगे तो उन्हें स्क्रैप यार्ड भेज दिया जाएगा। दिल्ली NCR के अलावा जो बाहर से आने वाले वाहन हैं, नए नियम के तहत उन पर यह प्रतिबंध लागू होगा। ऐसे पुराने वाहनों को पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं मिलेगा और वहीं वाहन को सड़कों पर चलाने की अनुमति भी नहीं होगी। ऐसे वाहन जो 10 साल और 15 साल से पुराने हैं उन्हें सड़कों पर चलाने की अनुमति नहीं होगी। नियम तोड़ने पर वाहन की जब्ती और वाहन की जो है जब्ती कर ली जाएगी। सीधे स्क्रैप यार्ड जो है गाड़ी आपकी भेज दी जाएगी। तो किस प्रकार जो है नए नियम जो है उसके तहत क्या कुछ प्रतिबंध है वो हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली में पुरानी गाड़ियों पर ये तमाम प्रतिबंध लगाए गए हैं। दिल्ली के सभी पेट्रोल पंपों पर ANPR कैमरे लगाए गए हैं और उसके तहत इन पर निगरानी रखी जाएगी और कैमरे वाहन की नंबर प्लेट पढ़कर उसकी उम्र और जो रजिस्ट्रेशन डेटा है उससे मिलान करेंगे। साथ साथ उम्र जो पूरी कर चुके हैं वाहन उनको ईंधन देने से मना कर दिया जाएगा। अब आपको बता दें कि ये जो नियम है इनकी आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी, क्या जरूरत थी कि ऐसे नियम लागू कर दिए जाएं। तो आपको बता दें कि दिल्ली में वायु प्रदूषण का 40% हिस्सा जो है वो
ऐसे जो वाहन हैं जो पुराने हो चुके हैं उनसे आता है और इसीलिए इन नियमों को लागू करने की जरूरत पड़ी, क्योंकि एक पुरानी गाड़ी जो है वो कितना प्रदूषित करती है एनवायरनमेंट को, इससे उसका सीधा असर देखा जा सकता है। हमारे सहयोगी संवाददाता धीरज कुमार ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। धीरज, सुप्रभात। किस प्रकार से ये जो है पूरा सिस्टम ये लागू होगा? क्या छोटे बड़े जितने भी पेट्रोल पंप हैं सभी पर AI कैमरास इंस्टॉल किए जाएंगे, ऐसे कैमरास इंस्टॉल किए जाएंगे जो इस तरह से रीड कर सके और फिर उन पर कार्रवाई की जा सके? और किस प्रकार से गाड़ियों को स्क्रैप यार्ड भेजा जाएगा? क्या कुछ और भी जुर्माना लगेगा? देखिए, बिल्कुल सही कहा। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सितंबर अक्टूबर आते आते जो दिल्ली का जो वायु प्रदूषण है, कहा जाता है कि दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो जाती है। यहाँ की जो हवा है वो सांस लेने लायक नहीं रहती है, जहरीली हो जाती है। तो वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग और दिल्ली सरकार की तरफ से एक पहल की शुरुआत 1 जुलाई से मतलब आज से शुरू की गई है। और इस पहल का सीधा संदेश साफ तौर पर यह है कि जो पुराने जो वाहन हैं जिनकी परिचालन की मियाद जो वाहन पूरी कर चुके हैं, जिसको कि आपने एंड ऑफ लाइफ कहा, उन वाहनों को दिल्ली की सड़कों पर नहीं चलाया जाएगा। और उसके लिए एक जो तैयारी है वो दिल्ली सरकार का जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग दिल्ली के जो ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर उसकी शुरुआत की है। और इसकी शुरुआत कैसे उन गाड़ियों की पहचान हो, कैसे उन गाड़ियों को रोका जाए। तो दिल्ली के लगभग जो 500 से अधिक जो पेट्रोल पंप हैं उन 498 पेट्रोल पंप पर जो APNR कैमरे लगाए गए हैं और उन कैमरों के जरिए उन गाड़ियों की पहचान की जाएगी कि इन गाड़ियों को यहाँ रोका जाए, इनको नहीं चलने दिया जाए। और ये प्रतिबंध डीजल और पेट्रोल की जो गाड़ियां हैं, और जैसा कि आपने बताया कि जो डीजल की जो गाड़ियां हैं वो 10 साल अगर पुरानी है और पेट्रोल की गाड़ियां अगर 15 साल पुरानी है, तो उन गाड़ियों के लिए दिल्ली की सड़कों पर एक तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रतिबंध होगा। और इस प्रतिबंध की शुरुआत के लिए जो दिल्ली के जो सभी पेट्रोल पंप हैं जहां से उन वाहनों को ईंधन मिलता है, तो पेट्रोल और APNR कैमरे के जरिए कोशिश की गई है कि गाड़ियों की पहचान की जाए। और दिल्ली जो ट्रैफिक पुलिस ने यहाँ तक कहा है कि जो इस नियम को, जो इस शर्त को नहीं मानेंगे, तो उनके लिए सबसे पहले तो 10,000 रुपये के घोषणा की गई है। और इसके बाद ये भी कहा गया है कि अगर वो उल्लंघन में पाए हैं या इस फॉर्मूले को नहीं मानते हैं तो उनका गाड़ी सीधा पकड़कर और स्क्रैप यार्ड तक पहुंचाया जाएगा। धीरज, यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो पेट्रोल पंप अगर इस कानून का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं और ऐसी गाड़ियां जो मानकों पर खरी नहीं उतरती हैं उन्हें पेट्रोल या डीजल देते हुए पाए जाते हैं, उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई होगी? देखिए, आप जैसा कहा, ये 2-3-4 दिन पहले से वायु जो गुणवत्ता प्रबंधन आयोग है इस मामलों पर नजर रखी हुई है, क्योंकि इस मामले में 3 से 4 जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली ट्रैफिक पुलिस या और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग और जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उनके बीच बैठक हुई है। और इस बैठकों में एक नतीजा तो साफ तौर पर यह आया है कि दिल्ली के जो सभी पेट्रोल पंप हैं उन पेट्रोल पंप पर APNR कैमरे लगा दिए गए हैं। आज से 6-7 दिन पहले जबकि इस खबर को हमने उठाया था तो उस समय हमें जानकारी मिली थी कि कुल 530 पेट्रोल पंप ऐसे हैं जहां पे कि पेट्रोल और डीजल मिलते हैं और 530 पेट्रोल पंप में से 498। जी धीरज, तो चलिए धीरज, आपसे आगे जानकारी लेंगे, ज्यादा जानकारी हासिल करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि भारतीय, यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो नया सवेरा में खबरों के सफर को जारी रखेंगे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। The world's largest accounting body, the Institute of Chartered Accountants of India, ICAI, proudly celebrates 77 years of trust, transparency and excellence.
With Vishwasniya as the guiding light, the ICI continues its march towards the vision of Viksit Bharat, shaping and powering India's economic growth. Join us in celebrating the 77th CA Day on July 1st at Bharat Mandapam, New Delhi from 3:30 p.m. onward. वाह यार, क्या सही हुआ। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो। घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ। पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें कि भारतीय नौसेना को एक अत्याधुनिक और बेहद शक्तिशाली युद्धपोत तमाल आज मिलने जा रहा है। ये युद्धपोत ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस है। युद्धपोत तमाल में वर्टिकल लॉन्च सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें हैं। ये उन्नत 100 मिलीमीटर गन, अत्याधुनिक सिस्टम, हैवीवेट टॉर्पीडो और त्वरित हमला करने वाले एंटी सबमरीन रॉकेट से भी लैस है। इसके अलावा यह अत्याधुनिक युद्धपोत नेटवर्क, सेंट्रिक वॉरफेयर क्षमता और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली युक्त है। ये 30 नॉट से अधिक की गति और लंबी समुद्री दूरी तक संचालन कर सकता है। ये युद्धपोत रूस के कालिनिनग्राद में कमीशन होगा। नवीनतम स्टेल्थ मल्टी रोल फ्रिगेट तमाल रूस के कालिनिनग्राद में भारतीय नौसेना में शामिल होगा। तमाल क्रिबाक क्लास फ्रिगेट्स की श्रृंखला का 8वां और तुशील क्लास का दूसरा युद्धपोत है। इस युद्धपोत में 250 से अधिक नौसैनिक हैं जिन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग और कालिनिनग्राद की कठोर सर्दियों में व्यापक प्रशिक्षण प्राप्त किया है। तमाल ने बीते 3 महीनों में कई गहन समुद्री परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। इस परियोजना के तहत भारत में भी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में रूसी तकनीक और डिजाइन सहयोग से त्रिपुट क्लास के 2 फ्रिगेट्स का निर्माण किया जा रहा है। इस पूरी श्रृंखला के पूरा होने के बाद भारतीय नौसेना के पास समान क्षमताओं वाले 10 युद्धपोत होंगे। इससे समुद्र में भारतीय नौसेना की शक्ति में जबरदस्त इजाफा होगा। भारतीय नौसेना को मिलने जा रहे युद्धपोत तमाल का निर्माण रूस के अंतर शिपयार्ड कालिनिनग्राद में किया गया है। ये विदेश से प्राप्त होने वाला अंतिम युद्धपोत होगा। भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल के अनुरूप इस युद्धपोत में 26 स्वदेशी उपकरण लगाए गए हैं। इन उपकरणों में समुद्र और जमीन पर लक्ष्य भेदने में सक्षम ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी शामिल है। तमाल नाम देवताओं के राजा इंद्र की युद्ध में इस्तेमाल होने वाली पौराणिक तलवार से प्रेरित है। ये भारतीय और रूसी युद्धपोत निर्माण की सर्वोत्तम तकनीकों का प्रतीक है। ये भारत रूस की दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी को और सुदृढ़ करेगा। कमीशन के बाद ये जहाज भारतीय नौसेना के पश्चिमी बेड़े में शामिल होकर भारत की समुद्री सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत बनाएगा। और अब बात मौसम की। पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश ही बारिश है। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत, मध्य पूर्वी भारत के कई एक हिस्सों में अगले 5-6 दिनों के दौरान सक्रिय मानसून की स्थिति जारी रहने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार आज उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के कुछ एक स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। इन इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, उत्तर कर्नाटक, कोंकण, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी भारी बारिश का असर देखने को मिलेगा। इन राज्यों में गरज के साथ आकाशीय बिजली भी देखने को मिल सकती है।
वहीं बात करें हिमाचल की, तो हिमाचल में तो बारिश से हाहाकार जैसी स्थिति बनी हुई है। आज भी कई जगहों पर रेड अलर्ट है तो कहीं पर ऑरेंज अलर्ट है, यानी भारी बारिश का सामना अभी हिमाचल के लोगों को और करना पड़ेगा। हालांकि मौसम विभाग ने कहा है कि मॉनसून की गतिविधियां थोड़ी कम हो सकती हैं। मंडी, कांगड़ा, बिलासपुर, सोलन, शिमला, हमीरपुर और चंबा जैसे जिलों में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार बारिश देखी गई। सबसे अधिक बारिश तो मंडी जिले के पंडोह में 130 मिलीमीटर दर्ज की गई और इसके बाद मंडी शहर में 120 मिलीमीटर, शिमला के सुन्नी में 113 मिलीमीटर और पालमपुर में 80 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इससे हिमाचल प्रदेश के लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है। इसके अलावा चंबा, सोलन और कुल्लू के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। 6 जुलाई तक राज्य के मैदानी और मध्य पहाड़ी जिलों में रुक रुक कर हल्की से मध्यम बारिश जो है वो जारी रहेगी। तो हिमाचल के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल का मौसम अपडेट आपको बता रहे हैं, अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट है। भारी बारिश के बाद अलर्ट जारी किया गया है। मंडी, कांगड़ा, बिलासपुर, सोलन में भयंकर बारिश के बाद अलर्ट है। वहीं शिमला, हमीरपुर और चंबा में मूसलाधार बारिश जारी। तो भारी बारिश और सुरंगों के आसपास भूस्खलन के कारण कुल्लू और मनाली को मंडी से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 21 पर यातायात रोक दिया गया है। साथ साथ सैनी और बंजार के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 305 पर सड़क मरम्मत के लिए यातायात को रोका गया है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे मंडी, रामपुर और मनाली की यात्रा की योजना ना बनाएं। आईएमडी ने खासकर भूस्खलन और बाढ़ की आशंका वाले क्षेत्रों में स्थानीय प्रशासन और जनता को सतर्क रहने की सलाह दी है। बीते 48 घंटों में मंडी में मूसलाधार बारिश से कहर बनकर बरस रही है बारिश। मंडी जिले के धर्मपुर के 2 गांव पूरी तरह से बह गए हैं, जबकि करसोग मंडल में 2 जगह पर बादल फटे और वहां पर 9 लोगों के मकान सहित बह जाने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि नहीं की गई है। मंडी में 25 मेगावाट कार्यकारी परियोजना पूरी तरह बह गई है और कुकलाह में 10 मकान और पुल जो हैं वो बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। मंडी के जायूनी और सुकेती खड्ड में जल स्तर बढ़ने से दोनों खड्डों के किनारे बसे दर्जनों घरों में कीचड़ और पानी भर गया है। दर्जनों घर बह गए हैं और दर्जनों घरों में कीचड़ और पानी जो है वो भर गया है। मूसलाधार बारिश का दौर जारी है हिमाचल प्रदेश में। कहर बरपा रही है बारिश। तो वहीं उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के चलते जनजीवन वहां पर बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 7 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और इसके तहत देहरादून, पौड़ी, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, नैनीताल और बागेश्वर में आज बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है, जबकि शेष जिलों के लिए येलो अलर्ट घोषित किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के अनुसार 6 जुलाई तक राज्य में जल भराव, बाढ़ और भूस्खलन की आशंका है। बीते 24 घंटे में राज्य में औसत से 4 गुने अधिक 35 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। तो उत्तराखंड के 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बाकी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी है। जब आप 1 तारीख को जा रहे हैं तो भी बारिश की एक्टिविटी में थोड़ी तो कमी आएगी, लेकिन बहुत कमी लगता नहीं कि आएगी। तो आप ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर जगहों में 1 और 2 तारीख को भी बारिश मिलने वाली है। और साथ साथ जो ऑरेंज अलर्ट है वो हमने प्रदेश में उसको रखा है 1 और 2 तारीख है जुलाई में भी। तो उसमें भी हैवी से वेरी हैवी रेंज जो है कहीं कहीं पर वो देखने को मिलेगी प्रदेश में।
अगर जरूरी हुआ तो उसको भी आगे बढ़ा भी सकते हैं, वार्निंग का स्तर जो है। नहीं तो अभी अगर प्रेजेंट में देखें तो इस तरह की स्थिति। तो बात हिमाचल प्रदेश की हो या फिर उत्तराखंड की, दोनों जगह बारिश जो है आफत की बारिश बनकर बरस रही है। हमारे दो संवाददाता ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रियंका गौतम शिमला से हमारे साथ जुड़ गई हैं, वहीं आशीष रमोला देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों को ही सुप्रभात। सबसे पहले प्रियंका, मैं आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी कि अभी की ताजा स्थिति क्या है, क्योंकि लगातार जो खबरें आ रही हैं वो दर्शा रही हैं कि किस प्रकार आसमान से आफत बरस रही है। बिल्कुल बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश में हालात जो है सामान्य नहीं है। खासकर जो मंडी जिला है वहां पिछले 48 घंटों में मौसम जो है वो कहर बनकर बरसा है। मंडी जिला का जो धर्मपुर है वो सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका बताया जा रहा है। वहां पर दो जो गांव थे वो इस बारिश में बह गए हैं और कुछ एरिया जो है वो जमीन में धंस गया है। हालांकि वहां से किसी के हताहत होने का समाचार नहीं है। समय रहते जो प्रशासन है उसने लोगों को रेस्क्यू कर दिया गया है और लोगों को जो है वहां पर एक भवन में शिफ्ट कर दिया गया है। इसके अलावा जो वहां पर कसोग एरिया है वहां पर भी काफी ज्यादा नुकसान बताया जा रहा है। 10 के करीब जो घर है वो पानी में बह गए हैं। वहां से भी कोई जान माल का कोई जान का नुकसान नहीं हुआ, हालांकि माल का नुकसान तो बिल्कुल हुआ है। 10 घरों के बहने की जो है वो खबर वहां से आई है। इसके अलावा जो मंडी जो हाईवे है, नेशनल हाईवे चंडीगढ़ मनाली, वो जो है जगह जगह पर बार बार पत्थर गिर रहे हैं। बारिश के चलते नेशनल हाईवे जो है 5 से 8 जगह पर बंद है। इसकी वजह से पूरा नेशनल हाईवे जो है प्रशासन की तरफ से बंद कर दिया गया है। कोट टनल नंबर 13 वहां पर है, जहां पर करीब करीब 10 से 12 वाहन जो है वो टनल के अंदर फंस गए हैं। पिछली रात से लेकर वो वहां पर फंसे हुए हैं। यात्री उसके अंदर है क्योंकि टनल के दोनों मुहाने जो है वो ब्लॉक हो गए हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से उन्हें जो है जलपान की व्यवस्था कर दी गई है। शाम में भी उन्हें जलपान पहुंचा दिया गया था। सभी लोग सुरक्षित है। सुबह भी उन्हें ब्रेकफास्ट के लिए सारी सुविधाएं जो है मुहैया कराई गई। हालांकि प्रशासन अभी रोड को अनब्लॉक नहीं कर सकता है क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। तो ऐसे में जो है राहत सामग्री पहुंचा दी गई है, लेकिन रोड को खोलने के लिए अभी बारिश के रुकने का इंतजार करना होगा। इसके अलावा जो पूरा क्षेत्र है मंडी जिला जो है उसमें काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। कुल मिलाकर 13 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। 15 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। चलिए, उनकी कोई खबर नहीं है। जी प्रियंका, हमारे साथ मंडी से अंकुश सूद भी जुड़े हैं, उनसे मंडी के ताजे स्थिति की जानकारी लेंगे। लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इसी पर ज्यादा जानकारी हासिल करेंगे। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। नया सवेरा देख रहे हैं आप। बात कर रहे हैं हम मौसम की, किस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में मौसम जो है, बारिश जो है आफत की बारिश बनकर बरस रही है। हमारे साथ हमारे 3 संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। प्रियंका गौतम है शिमला से, आशीष रमोला देहरादून उत्तराखंड से और साथ साथ अंकुश सूद हैं जो कि मंडी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकुश, आपके ही पास आना चाहूंगी। जिस प्रकार बारिश से वहां पर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं मंडी में, साथ साथ कई जगह पर बादल फटने की भी खबर आ रही है, किस प्रकार की स्थिति अभी वहां पर? 48 घंटे से जो बारिश बरस रही है कहर भर के बरसी है और लोगों को 2 साल पुरानी यादें फिर ताजा हो गई हैं। जैसा कि प्रियंका ने बताया कि किस तरह लोग टनल नंबर 13 में फंसे हैं, लेकिन यहाँ प्रशासन ने बहुत ही अच्छा काम किया है, जिन्होंने उसमें टनल में पहुंच के लोगों को रात में भी जलपान की व्यवस्था की थी और अभी भी उनके लिए खाने पीने की जो है व्यवस्था की जा रही है। प्रशासन ने एहतियात के तौर पे ये जो मंडी मनाली नेशनल हाईवे है, इसमें 4 से 5 जगह जो है, क्योंकि अभी इसका काम चल रहा है नेशनल हाईवे का, तो उन्हें वनरेबल पॉइंट्स कहा जाता है। वहां बार बार बारिश आने पे पत्थर गिरते हैं, तो एहतियात के तौर पे इस पे जो यातायात है वो पूरी तरह बंद कर दिया गया है और ऑल्टरनेट रूट जो है वो लोगों को दिया गया है। और जहां तक हम बात करें धर्मपुर की, जहां सबसे ज्यादा नुकसान हुआ कि 2 गांव, एक
आधा पहाड़ जो है वो पूरा के पूरा बहकर नीचे निकल गया, लेकिन समय रहते प्रशासन ने लोगों को वहां से निकाल दिया, सामुदायिक भवन में शिफ्ट किया और उनके खाने रहने की व्यवस्था वहां की गई है। तो इस बार जो बारिश है वो बहुत ही कम समय में बहुत ज्यादा बारिश हुई है, जैसा कि आपने बताया लगभग 120 मिलीमीटर बारिश यहाँ पिछले 24 घंटे में हुई है और वो एक कहर बनकर बरसी है और लोगों की जो जीवन है वो एक थम सा गया है। और यहाँ के जो दो खड्डे हैं जो मेन ट्रिब्यूटरीज हैं, हमें यहाँ खड्ड कहा जाता है, ट्रिब्यूटरीज हैं आपकी ब्यास की ज्यूनी खड्ड और सुखेती खड्ड, ये उफान पे हैं और इनके किनारे जो बसे हुए लोग हैं उनके घरों में सब में कीचड़ घुस गया है, पानी घुस गया है। प्रशासन वहां भी उनके लिए जो भी राहत कार्य की हैं वो कर रहा है। जी चलिए, क्या कुछ राहत कार्य हो रहे हैं उस पर भी बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ उत्तराखंड से हमारे सहयोगी आशीष रबोला जुड़ गए हैं। आशीष, वहां पर भी जनजीवन काफी ज्यादा प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है बारिश से, किस प्रकार की अभी स्थिति बनी हुई है? कई जगहों पर ऑरेंज अलर्ट अभी भी है। जी बिल्कुल, अगर उत्तराखंड की बात करी जाए तो 29 और 30 को जहां मौसम विभाग ने जो रेड अलर्ट यहाँ पे जारी किया हुआ था, आज जो है 1 जुलाई यहाँ पे हो गया है, तो अगले 5 दिनों तक जो है वो मौसम विभाग ने जो है ऑरेंज अलर्ट यहाँ पे जारी किया गया है। उसके बाद अन्य इलाकों में जो है वो येलो अलर्ट जारी किया है। अगर बात करी जाए देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, बागेश्वर, नैनीताल, इन जिलों को जो है ऑरेंज अलर्ट यहाँ पे जारी किया है, अन्य इलाकों को जो है वो येलो अलर्ट पर रखा गया है। हालांकि अगर बात करी जाए पूरे उत्तराखंड में तो सबसे बड़ी जो चैलेंजिंग चीज है वो यही है क्योंकि 4 धाम यात्रा अभी गतिमान है और उसमें जो है श्रद्धालु जो है वो लगातार यहाँ पे आ रहे हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज अभी यह प्रशासन और सरकार के लिए यही है कि इस तरीके से जो 4 धाम यात्रा है उसको सुचारू रखना है। और जिस तरीके से मौसम की यहाँ पे कहीं ना कहीं दखल जहाँ पे देखी जा रही है, लगातार यहाँ पे बारिश जो है वो अपने रौद्र रूप में है, तो कई जो मार्ग हैं वो उन मार्ग जो है वो यहाँ पे अवरुद्ध है। प्रशासन जो है लगातार जो है सड़कों को जो जहाँ जहाँ अवरुद्ध है वहाँ पे जेसीबी और सारी जो गाड़ियां है वो वहाँ पे लगा रखी है। लेकिन कई मार्ग जो ऐसे हैं, अगर बात करी जाए पिथौरागढ़, टनकपुर में, वहाँ पे लगातार जो है वो लैंडस्लाइड वहाँ पे देखी जाती है। उसमें जो है प्रशासन ने जेसीबी और अन्य जो गाड़ियां हैं लगातार वहां पे मार्ग जो है वो साफ कराया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज वहां पे यही है क्योंकि वो जो रास्ता है वहां पे जो है लगातार वहां पे लैंडस्लाइड होती रहती है। ऐसे ही अन्य अगर बात करी जाए तो रुद्रप्रयाग जिले की बात करी जाए तो वहां सबसे बड़ी व्यवस्था यही है। उत्तरकाशी की बात करी जाए तो लैंडस्लाइड वहां पे देखी जा रही है। खाने पीने की व्यवस्था जो है सरकार ने वहां पे करी है। कल जिस तरीके से मॉक ड्रिल भी यहाँ पे प्रदेश में यहाँ पे करी गई थी, सभी जिलों में मॉक ड्रिल भी कराई गई, किस तरीके से आपदा यहाँ पे आएगी, किस तरीके से उसको जो है हमने यहाँ पे सॉल्व आउट करना है, किस तरीके से लोगों की जो है मदद करनी है, इसको लेके अगर पुलिस महानिदेशक की बात करी जाए दीपम सेठ ने सभी अधिकारियों को यहाँ पे दिशा निर्देश दिए। खुद मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने आपदा परिचालन केंद्र में 2 दिन जिस तरीके से रेड अलर्ट रहा, खुद मौके पर पहुंचे सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। किसी भी राहगीरों को या जो भी श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी चाहिए क्योंकि जो है 4 धाम यात्रा अभी लगातार सुचारू रूप से जारी है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है सभी जिलों को यहाँ पे अब बता दिया है, जो जिले के जिले अधिकारी है वो अब ये डिसाइड करेंगे मौसम की स्थिति को देखते हुए कि जो 4 धाम यात्रा है उस जिले से जो है वो सुचारू रखनी है या उसे रोकनी है। जिलाधिकारी वो वहाँ पे अब डिसाइड भी करेंगे। चलिए, आप तीनों का ही मंडी, शिमला और देहरादून से हमारे साथ जुड़ने के लिए और ग्राउंड जीरो से ये ताज़ा अपडेट जो है हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आगे बढ़ेंगे नया सवेरा में और बात करेंगे रेल यात्री हैं अगर आप तो तत्काल टिकट से आपको ज्यादा सफर करना होता है तो रेलवे की तरफ से आपके लिए एक खुशखबरी है। रेलवे तत्काल बुकिंग सिस्टम को आज से आसान बना दिया गया है। आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। 1 जुलाई 2025 से भारतीय रेल ने मुसाफिरों को कई तोहफे दिए हैं। उन तोहफों में सबसे प्रमुख है बेहतर और उन्नत चार्टिंग, यानी रेल यात्रियों को ट्रेन के प्रस्थान से 4 घंटे पहले के बजाय 8 घंटे पहले आरक्षण चार्ट तैयार मिलेगा। दिन के 2 बजे से पहले प्रस्थान करने वाली ट्रेनों के लिए चार्ट पिछले दिन ही रात के 9 बजे तैयार होगा। यह कदम प्रतीक्षा सूची टिकट वाले यात्रियों के लिए, खासकर लंबी दूरी या कहें कि दूर दराज के स्थानों से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए यह व्यवस्था फायदा पहुंचाएगी। रेल मंत्रालय ने यह तय किया है, रेल मंत्री जी ने निर्देश दिया है कि ये किया जाए। उसमें ट्रेन के डिपार्चर टाइम के 8 घंटे पहले ही लोगों को ये बता दिया जाएगा, वेट लिस्टेड टिकट यात्रियों को ये बता दिया जाएगा कि उनकी टिकट कंफर्म है नहीं, ताकि स्टेशन से दूर दराज रहने वाले यात्रियों को कोई असुविधा या तकलीफ ना हो। रेलवे आधुनिक यात्री आरक्षण प्रणाली को दिसंबर 2025 तक नया, उन्नत, लचीला और वर्तमान से 10 गुना अधिक सक्षम बनाने जा रही है। नए पीआरएस से प्रति मिनट 1.5 लाख से भी अधिक टिकट बुकिंग की सुविधा मिलेगी, जो वर्तमान पीआरएस में 32,000 टिकट प्रति मिनट से लगभग 5 गुना अधिक होगा।
टिकट पूछताछ क्षमता भी 10 गुना बढ़ जाएगी, यानी 4 लाख से 40 लाख प्रति मिनट में जांच संभव हो सकेगी। नया PRS बहुभाषी, यात्री सुविधा के अनुकूल बुकिंग और पूछताछ इंटरफेस से सुसज्जित और पसंदीदा सीट चयन करने से युक्त होगा। आज यदि आप रेलवे पे टिकट बुक करें तो आप 32,000 टिकट प्रति मिनट ही बुक कर पाते हैं और एक नए इस सिस्टम के माध्यम से तकरीबन 1.5 लाख टिकट से भी ज़्यादा प्रति मिनट बन पाएंगे, जो लगभग 5 गुना होगा। ठीक इसी प्रकार से जो क्वेरी करते हैं हम किसी सिस्टम के साथ टिकट बनाने के अलावा, ये जानने के लिए कि इस स्थान से उस स्थान तक कौन सी कितनी ट्रेनें जाती हैं, इसका कितना किराया है, तो क्वेरी भी जो है वो 10 गुना ज़्यादा कर पाएगा। भारतीय रेलवे 1 जुलाई 2025 से केवल सत्यापित उपयोगकर्ताओं को ही IRCTC वेबसाइट, मोबाइल ऐप या टिकट खिड़की पर तत्काल टिकट बुक करने की अनुमति देगा। तत्काल बुकिंग के लिए आधार कार्ड पर आधारित OTP आधारित सत्यापन लागू किया जाएगा। तत्काल टिकट बुकिंग के शुरुआती आधे घंटे में केवल यात्री ही टिकट बुक कर पाएंगे। टिकट एजेंट को ये सुविधा आधे घंटे बाद मिलेगी। हम लोगों ने एजेंट की टिकटिंग पर रोक लगा रखी है, यानी कि कोई भी एजेंसी जो है टिकट विंडो खुलने के प्रथम 30 मिनट में, खास करके तत्काल टिकट के मामलों में जो है वह टिकट जारी नहीं कर सकता है। जैसे तत्काल जो है वह 10 बजे खुलता है, तो 10 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक या तो PRS का जो हमारा विंडो है वहाँ से टिकट जारी होगा, या जो इंडिविजुअल यूज़र है IRCTC का, उनके द्वारा टिकट बुक होगा। यानी 1 जुलाई से यात्री सुविधाओं में इजाफे के साथ ही रेलवे ने मुसाफिरों के लिए आधुनिक, सुलभ और पारदर्शी सफर की दिशा में कदम उठाए हैं। मुसाफिरों के सफर को आसान बनाने के लिए रेलवे की तरफ से ये महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। रेल यात्रियों को उनके चार्ट के बारे में जानकारी 8 घंटे पहले मिल पाएगी, और उससे भी महत्वपूर्ण है कि अगर आपको तत्काल की यात्रा करनी हो तो तत्काल की यात्रा को भी सुगम बनाने के लिए रेलवे की तरफ से टिकटिंग सिस्टम में इजाफा किया गया है या सुधार किया गया है। कैमरामैन अनिकेत के साथ धीरज कुमार, DD न्यूज़, दिल्ली। तो आपकी रेल यात्रा को और ज़्यादा आसान बनाने के लिए तमाम प्रयास हो रहे हैं। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि सावन के महीने में होने वाली जो कांवड़ यात्रा को लेकर NHAI ने तैयारियों की एक समीक्षा बैठक की है। बैठक में कांवड़ यात्रा के मार्ग से संबंधित विभिन्न मुद्दों जैसे कि जल भराव, गड्ढे, पर्याप्त अतिरिक्त सड़क, रोशनी सुनिश्चित करना, राजमार्गों पर अवैध कट और सड़क सुरक्षा उपायों और सड़क संकेतकों का कार्यान्वयन जैसे विषयों पर फोकस रहा। राज्य सरकारों से विशेष रूप से अनुरोध किया गया कि वे कांवड़ यात्रा का संचालन सुचारू रूप से करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था करें, जिससे सड़क यात्रियों और तीर्थ यात्रियों दोनों को कम से कम असुविधा हो। साथ साथ स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय करने, पर्याप्त गश्ती वाहन, एम्बुलेंस, क्रेन तैनात करने और तीर्थ यात्रियों की सहायता के लिए टोल प्लाजा पर कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और कांवड़ यात्रा के मार्ग पर यातायात को नियंत्रित करने जैसे विषयों पर भी चर्चा हुई। इसके साथ ही निर्माणाधीन परियोजनाओं के आसपास के यात्रियों और तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा, बैरिकेडिंग, उचित मोड़, अंधेरे स्थानों पर लाइट बोर्ड और जल निकासी कवर, अनधिकृत रास्तों को बंद करने और एम्बुलेंस और क्रेन जैसे आपातकालीन सेवाओं पर भी विस्तार से चर्चा हुई। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 5 देशों के दौरे पर रहेंगे। अपने दौरे के पहले चरण में वो घाना जाएंगे। 3 दशक के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली यात्रा होगी और PM मोदी के इस दौरे से द्विपक्षीय संबंधों को और ज्यादा गति मिलती हुई नजर आएगी। हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य की घाना की राजधानी एक्रा से ये खास रिपोर्ट देखिए। घाना उप सहारा अफ्रीका में आज़ादी पाने वाला पहला देश था और तब से लेकर अब तक ये पश्चिमी अफ्रीका में स्थिरता और प्रगति का प्रतीक बन रहा है। इससे पहले ये गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता था। ये देश 1957 में ब्रिटिश उपनिवेशवाद से आज़ाद हुआ। उसके बाद अफ्रीका के कई हिस्सों में स्वतंत्रता आंदोलन की एक मिसाल बना। सोना, कोको और अब तेल जैसे संसाधनों के दम पर घाना आज क्षेत्र में सबसे गतिशील और तेजी से बढ़ते हुए देशों में गिना जाता है। घाना नाम प्राचीन घाना साम्राज्य से लिया गया है, जो मध्यकालीन अफ्रीका में व्यापार का एक बहुत बड़ा क्षेत्र था।
घाना का आधुनिक इतिहास समृद्ध और जटिल रहा है। सन 1700 के दशक में शक्तिशाली अशांति साम्राज्य के उदय से लेकर ब्रिटिश कॉलोनिज्म तक इसमें कई उतार चढ़ाव देखने को मिले। 1957 में क्वामा नक्रुमा के नेतृत्व में घाना को आज़ादी मिली, जो बाद में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक नेताओं में भी शामिल हुए। घाना में आज़ादी के बाद कुछ दशकों तक राजनीतिक अस्थिरता रही, लेकिन 1992 में संविधान और बहुदलीय चुनावों के जरिए लोकतंत्र की वापसी हुई। आज घाना एक लोकतांत्रिक, युवा और उभरता हुआ देश है, जहाँ सांस्कृतिक विरासत भी समृद्ध है और इसकी वैश्विक पहचान हर जगह बढ़ रही है। घाना की यात्रा संघर्ष, गर्व और संभावनाओं की यात्रा है, जो अफ्रीका की उम्मीदों की एक मिसाल है। कैमरा पर्सन राकेश और मोहन मुकुट शर्मा के साथ मेरे सहयोगी इंजीनियर सौरभ और मैं तापस भट्टाचार्य लेते हैं आपसे विदा अफ्रीका के आक्रा शहर से। और आपको बता दें कि सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी इस वक्त भूटान की आधिकारिक यात्रा पर हैं। सेना प्रमुख का भूटान पहुंचने पर रॉयल भूटान आर्मी के उप मुख्य परिचालन अधिकारी मेजर जनरल दोरजी रिंचेन ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भूटान के मुख्य परिचालन अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल बट्टू शेरिंग से भी मुलाकात की और सेना प्रमुख ने भूटान में भारत के राजदूत सुधाकर दलेला से भी मुलाकात की। इस दौरान भारत भूटान के जीवंत रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा हुई। हम जानते हैं कि भारत हेल्थ इनोवेशन और वैक्सीन के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर है। दुनिया के हर 3 में से 2 बच्चों को भारत में बनी वैक्सीन लगती है। भारत दुनिया के 150 से अधिक देशों को वैक्सीन निर्यात करता है, जो भारत को विश्व भर में एक प्रमुख वैक्सीन आपूर्तिकर्ता बनाता है। ये रिपोर्ट देखिए। भारत वैक्सीन निर्माण के क्षेत्र में दुनिया का अग्रणी देश है। दुनिया के हर 3 में से 2 बच्चों को भारत में बनी वैक्सीन लगती है। दुनिया की 60% वैक्सीन भारत में बनती है। भारत में बनी वैक्सीन का उपयोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 150 देशों में किया जाता है, जो भारत को विश्व भर में एक प्रमुख वैक्सीन आपूर्तिकर्ता बनाता है। भारत 36 प्रमुख वैक्सीन निर्माण सुविधाओं के साथ एक प्रमुख वैक्सीन उत्पादक देश है। भारत इस समय दुनिया की सबसे ज्यादा वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग देश बन गया है। लगभग 60% वैक्सीन्स की जो डोजेस हैं इस समय दुनिया में बच्चों को दी जाती हैं और बाकी वयस्कों को, वो भारत में निर्मित है। ये एक बहुत गर्व की बात है। भारत में वैक्सीन का निर्माण बड़े पैमाने पर होता है। भारत कई तरीके की वैक्सीन बनाता है। भारत में 7 किस्म के वैक्सीन निर्माण का प्लेटफॉर्म है। भारत दुनिया में सबसे कम लागत वाली वैक्सीन बनाता है। कोविड महामारी के दौरान कोविड मैत्री के तहत भारत ने दुनिया के 100 से ज्यादा देशों को वैक्सीन मुहैया कराई थी। हमारे यहाँ अब आरएनए वैक्सीन, डीएनए वैक्सीन, हमारे यहाँ जो प्रोटीन सब यूनिट की है, लाइव एटेन्यूएटेड है, लाइव किल्ड वैक्सीन है, एडिनोवेक्टर कैरियर वैक्सीन्स हैं। इस तरह से कई किस्म की वैक्सीन अब हमारे देश में बनाई जाती है। भारत अपने राष्ट्रीय टीकाकरण में स्वदेश में निर्मित टीकों का ही उपयोग करता है। अगर भविष्य में कोई महामारी आई तो भारत 100 से 200 दिनों के भीतर नई वैक्सीन बना सकता है। भारत में बनी वैक्सीन विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के अनुरूप होती है। भारत में बनी वैक्सीन दुनिया भर में निर्यात की जाती है, खासकर विकासशील और कम विकसित देशों में। भारत वैक्सीन के क्षेत्र में पूरी तरह से आत्मनिर्भर देश है। नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बारी होगी अखबारों की सुर्खियों की। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया।
LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2,500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नया सवेरा और नया सवेरा में अब बारी अखबारों की सुर्खियां की। तो अखबारों की सुर्खियों के साथ स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। गौरव, क्या कुछ है आज अखबारों से आपके पास? शुक्रिया शैला। गुड मॉर्निंग सभी दर्शकों को। आपको बता दें कि इस सेगमेंट में हम खबरें जो हैं वो तलाश कर अपने दर्शकों के लिए लेकर आते हैं। अहम खबर का रुख करते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है और साफ तौर पर जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि जब रक्षा मंत्री SCO शिखर सम्मेलन में जब वो शामिल हुए थे, रक्षा मंत्रियों के साथ बैठक हुई थी चीन में, तभी लग रहा था कि इससे कुछ बदलते हुए स्वर जो है वो साफ तौर पर सुनाई दे सकते हैं और आने वाले समय में एक और मजबूती इसमें देखने को मिल सकती है। तो सीमा विवाद को लेकर यह खबर है जिस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दौरे के बाद पड़ोसी देश के साफ तौर पर यहां पर रुख में नरमी देखने को मिली है। चीन सीमांकन मुद्दे पर भारत से चर्चा को चीन तैयार है और लगातार हमने देखा था कि वहां पर जो वैश्विक मंत्र दिया था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, उसका भी बहुत बड़ा असर पड़ता हुआ नजर आया था। क्या कुछ इसमें खास आया है यह हम आपको बता दें कि इसमें अगर हम देखें तो चीन के किंगडाओ में हाल में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच कई मुद्दों पर बात हुई थी और इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के रक्षा मंत्री से कहा था कि दोनों देशों की सीमा से जुड़े मुद्दों का स्थायी समाधान निकालने पर जोर देना चाहिए और इसी को लेकर ये एक पॉजिटिव लाइन की खबर सामने आई जिसमें चीन ने कहा है कि दोनों देशों ने विवाद सुलझाने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों पर सहमति बनाई है। तो अपने आप में साफ तौर पर जिस तरह से जो नीतियां भारत की रही हैं इंटरनेशनल फोरम पर और जिस तरह का मंत्र भारत देता आया है, तो उससे कहीं ना कहीं ये खबर साफ तौर पर बहुत अहम हो जाती है कि जो सीमा विवाद है उसको सुलझाने के लिए जो अलग अलग कदम उठाए जा रहे हैं उसमें भारत ने अग्रणी भूमिका निभाई है और रक्षा मंत्री का ये दौरा कई मायनों में बेहद सफल माना गया है। और उसके बाद जब हम देख रहे हैं कि ये जो सीमा विवाद चीन के साथ है उस पर चीन भी अब नरम होता हुआ नजर आ रहा है भारत की छवि को देखते हुए। अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर आपको बता दें कि जिस तरह से ओल्ड व्हीकल्स को लेकर हमने देखा था कि जिस तरह से जो गाइडलाइंस पहले सामने आ गई थी, आज 1 जुलाई है, आज उसमें बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहा है क्योंकि 10 साल पुरानी डीजल की गाड़ियों को अब फ्यूल नहीं मिल पाएगा पेट्रोल पंप पर। और इसके अलावा जो 15 साल पुरानी पेट्रोल वाली जो कारें हैं यानी कि जो पेट्रोल वाली कारें हैं उनको भी इस दायरे में शामिल किया गया है। इसके अलावा CNG को इसमें छूट दी गई है। तमाम अहम इसमें मार्गदर्शन रखे गए हैं जिसमें आपको बता दें कि कारों पर 10,000 रुपये और बाइक पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी हो सकता है और ऐसी गाड़ियों को मौके पर ही जब्त किया जा सकता है जो 15 साल से ज़्यादा पुरानी पेट्रोल की गाड़ियाँ होंगी और 10 साल से ज़्यादा जो पुरानी गाड़ियाँ होंगी डीजल की, उनको वहाँ पर इस पर नकेल भी कसी जा सकती है। साफ तौर पर इसको लेकर ये अहम खबर आज 1 जुलाई को नजर आ रही है। इसके अलावा अगली खबर का रुख करें। मौसम ने जिस तरह से मिजाज बदला है तो कई जगह तो राहत नजर आई है लेकिन कई जगह ये बारिश आफत भी लेकर आई है। ऐसे में जुलाई में भी भारी बारिश के आसार साफ तौर पर नजर आ रहे हैं और ये IMD का कहना है। और इसके अलावा भी आपको बता दें कि जिस तरह से मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड और हरियाणा में भी अच्छी बारिश की उम्मीद साफ तौर पर नजर आई है लेकिन कुछ जगह पर हमने देखा है कि किस तरह से ये बारिश जो है वो आफत बनकर भी आई है और इसमें पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, विदर्भ, तेलंगाना, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्से शामिल हैं जिसमें लगातार हम देख रहे हैं कि मौसम ने जो परिवर्तन किया है, मौसम ने जो करवट ली है, उससे आने वाले समय यानी कि जुलाई में भी पूरे महीने कमोवेश ऐसी स्थिति देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगली खबर का रुख करें तो 6 साल के तेगबीर ने यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पर तिरंगा लहराया है और ऐसा उन्होंने बहुत ही कम उम्र में किया है और तेगबीर ने रूस के माउंट एल्ब्रस पर 18,510 फुट से अधिक की ऊंची चोटी पर फतह किया है। तेगबीर ने 20 जून को माउंट एल्ब्रस की चढ़ाई के लिए यात्रा शुरू की थी और 28 जून को उन्होंने चोटी फतेह कर ली। तो अपने आप में ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता हुआ नजर आया है। इसके अलावा अगली खबर का रुख करें। हमने देखा है कि देश में जो ग्रामीण इलाके हैं उनको कितना ज़्यादा दुरुस्त किया जा रहा है। ऐसे में एक बड़ी रिपोर्ट यहाँ पर सामने आई है। देश के 112 ग्रामीण जिलों की जो प्रति व्यक्ति आय है वो $2,000 को पार कर गई है। और ऐसा कैसे हुआ है, क्योंकि एक रिपोर्ट सामने आई है और उस रिपोर्ट में कहा गया कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश
जो विकास को आगे बढ़ा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय समक्ष राज्यों की तुलना में कम थी, लेकिन विकास अधिक मजबूत था और इसीलिए ये सब कुछ साफ तौर पर देखने को मिला है। जहां पर ये जो रिपोर्ट जब सामने आई तो उसमें इस बात को दर्शाया गया है। तो ये तमाम खबरें थी जो अखबारों की सुर्खियों से हम अपने दर्शकों के लिए लाए थे। और आइए अब सीधे अपनी सहयोगी शैला के पास चलते हैं और अन्य खबरों का रुख करते हैं। बहुत धन्यवाद गौरव, इतने कम समय में अलग अलग क्षेत्रों की तमाम खबरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए धन्यवाद। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। देखते रहिए नया सवेरा। MDH बिरयानी मसाला, पारंपरिक बिरयानी का असली स्वाद। वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह! अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नया सवेरा और नया सवेरा में अब बात दुनिया भर की कुछ खास खबरों की। अमेरिका ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक सहयोगी के रूप में भारत की भूमिका की प्रशंसा की है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच मजबूत व्यक्तिगत संबंधों को भी रेखांकित किया और कहा कि ये संबंध आगे भी मजबूत बने रहेंगे। दक्षिण यूरोप और ब्रिटेन इस समय भीषण गर्मी की मार झेल रहे हैं। राजधानी लंदन में तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। कल स्पेन और पुर्तगाल में रिकॉर्ड तोड़ तापमान दर्ज किया गया। इटली और फ्रांस में हीट वेव से निपटने के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने सीरिया पर लगे प्रतिबंधों को हटाने के लिए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशार अल असद, उनके शीर्ष सहयोगियों और परिवार पर प्रतिबंध अभी भी लागू रहेंगे। अमेरिका ने इजराइल को म्यूनिशन गाइडेंस किट और संबंधित सहायता के लिए $510 मिलियन की बिक्री को मंजूरी देने की घोषणा की है। हाल ही में ईरान के साथ संघर्ष में इजराइल के काफी हथियार खर्च हो गए थे। गाजा पर इजरायली सेना के ताजा हमले में 67 लोगों की मौत हो गई। गाजा शहर के अल बगा कैफे पर उस समय हवाई हमला हुआ जब वहां महिलाओं और बच्चों की भीड़ थी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल के बिना मध्य पूर्व का पतन हो जाएगा। कहा कि ईरान एक ऐसे खतरे के रूप में उभर कर सामने आया है जो अपने चरम पर मौजूद पैन अरब खतरे से कम शक्तिशाली नहीं है। उन्होंने आशंका जताई कि ये शायद उससे भी बड़ा है। और अब बात कारोबार की। आज जीएसटी के 8 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ये देश के सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक सुधारों में से एक है। 2017 में इसे शुरू किया गया था। जीएसटी ने कई अप्रत्यक्ष करों की जगह एक एकल और एकीकृत प्रणाली को स्थापित किया। निर्यात को बढ़ावा देने, एफटीए का लाभ उठाने और क्षेत्र विशिष्ट चुनौतियों का समाधान करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में निर्यात संवर्धन परिषदों के साथ एक व्यापक बैठक आयोजित की गई। बैठक में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने व्यापार के लिए सरल और सुविधाजनक वातावरण तैयार करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है और आने वाले समय में अच्छे मॉनसून और कृषि के कारण और बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। भारतीय कंपनियां वैश्विक क्षेत्र में नवपरिवर्तनकारी सेक्टर में विशिष्ट भारतीय क्षमताओं के साथ तेजी से आगे बढ़ सकती हैं और सामूहिक रूप से 2030 तक $588 बिलियन से $738 बिलियन के बीच राजस्व अर्जित कर सकती हैं।
रिजर्व बैंक के ताजा डेटा के मुताबिक कृषि, निर्माण और सेवा क्षेत्रों के मजबूत प्रदर्शन के दम पर 2024-25 की चौथी तिमाही में जीडीपी की वृद्धि दर बढ़कर 7.4% हो गई। और अब खबरें खेल जगत से। विंबलडन चैंपियनशिप के पुरुष वर्ग में आज नोवाक जोकोविच अपने अभियान की शुरुआत फ्रांस के अलेक्जेंडर मुलर के खिलाफ करेंगे। दूसरे मुकाबले में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी जैनिक सिनर का मुकाबला इटली के हमवतन लुका नार्डी से होगा। विंबलडन में महिला सिंगल मुकाबले में आज पोलैंड की इगा स्वांतेक और अमेरिकी खिलाड़ी जेसिका पेगुला अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। इगा स्वांतेक का मुकाबला कुडरमितोवा और जेसिका पेगुला का किकियारेटो से होगा। फ्रेंच ओपन चैंपियन कोको गॉफ का मुकाबला डायना से होगा। इसके अलावा 2 बार की चैंपियन पेट्रा क्विटोवा 10वीं वरीयता प्राप्त एमा नवारो के खिलाफ अपने अंतिम विंबलडन अभियान की शुरुआत करेंगी। बैडमिंटन में आयुष शेट्टी ने यूएस ओपन सुपर 300 के पुरुष सिंगल के फाइनल में कनाडा के ब्रायन यांग पर सीधे गेम में जीत के साथ अपना पहला BWF विश्व टूर खिताब जीत लिया है। मैदान पर अपने शांत व्यवहार के लिए मशहूर भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने कैप्टन कूल उपनाम के ट्रेडमार्क के लिए आवेदन किया है। ट्रेडमार्क पंजीकरण पोर्टल के अनुसार धोनी का आवेदन स्वीकार किया गया है। और नया सवेरा में अब देख लेते हैं मौसम का मिजाज। और नया सवेरा में अब वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले आपको लिए चलते हैं हिमाचल प्रदेश में लगे एक मेले में, जहां पर नाटी नृत्य की खूबसूरत प्रस्तुति से आपका मन मोहित हो जाएगा। तो आप लीजिए इन मनमोहक नृत्य और इन दृश्यों का आनंद। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक